यहाँ पे आता है सबसे पहले लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आता है? लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो लोरेंट्ज भाई साहब ने अब क्या किया, जो आपके गैलीलियो के जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल थे उनमें अब बेहतरीन बदलाव किया, कुछ चेंजमेंट मिला उसको। वो चेंजमेंट क्या था, वो क्यों हुआ था, वो आपको पता चलेगा जब हम लोग इसके रिजल्ट्स पे जाएंगे। तो रिजल्ट्स जो है हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई जो आपके जो लोरेंट्ज के जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल हैं वो हमको क्या कहते हैं, क्या हमको रिजल्ट्स मिलेंगे उससे, ठीक है ना। तो लोरेंट्ज ने क्या बोला, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने मान लिया है, एस फ्रेम बोलते हैं इसको, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ में, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इसके रेस्पेक्ट में सी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से जो है वो चल रहा है, और वहाँ पे हमने उसको एक्स डैश और वाई डैश मान लिया, ये वाला प्राइम ओ प्राइम मान लिया है। तो ऐसे केस में जो है आपके जो गैलीलियन के जो ट्रांसफॉर्मेशंस थे उनमें कुछ बदलाव करना पड़ा, और वो जो बदलाव जो है हम लोगों को डेरिवेशन हम लोगों ने किया, रिसर्च हम लोगों ने किया, उसके बाद में हमको मिला। तो हमें उनके रिजल्ट्स को ध्यान रखना है। तो जो रिजल्ट्स हमको मिला वो मिला एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका है एक्स प्राइम, उसमें हमको क्या रिजल्ट मिला, एक्स प्राइम इज इक्वल टू हमको मिला एक्स माइनस का वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर का रूट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए उसमें और इसमें क्या फर्क है, अगर मैं आपको साइड में अगर गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख दूं यहाँ पे, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस का वी टी, अगर आपको याद है वाई डैश इज इक्वल टू वाई होता है, जेड डैश इज इक्वल टू जेड होता है, टी डैश इज इक्वल टू टी होता है। मतलब केवल एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आता था पोजीशन के अंदर, वेलोसिटी में भी आपका एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आता था, लेकिन अगर हम लोग एक्सेलरेशन में जाएं तो कोई भी चेंज नहीं आता था। ये चीजें हम लोगों ने पीछे करी, गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाले। लेकिन जब हमने गैलीलियन को कन्वर्ट किया किसमें, सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर लाइट की वेलोसिटी को क्या मान लिया जाए, सेम मान लिया जाए, तो उस केस में आपका एक्स डैश इज इक्वल टू आएगा एक्स माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नई टर्म अपने को मिली है ये वाली, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस का वी टी इंटू गामा, इस पूरी टर्म को मैंने गामा लिख दिया है, वेयर गामा इज इक्वल टू जो है आपका 1 माइनस का 1 अपॉन वी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ये जो रिजल्ट्स है आपको, अगर आपको मतलब CSIR नेट JRF अगर आपने को इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आपको रिजल्ट्स अपने को ये याद रखने हैं, कहाँ से आए उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सेकंड नंबर पे आपका वाई कोऑर्डिनेट की बात करो तो वाई इज इक्वल टू वाई रहेगा, जेड डैश इज इक्वल टू जेड ही रहेगा, जैसे वहां पे था वाई वाले कोऑर्डिनेट में और जेड वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने माना था कि वाई कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, जेड वाले भी पैरेलल होते हैं, लेकिन एक्स वाले में चेंज क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो इनर्शियल जो फ्रेम जो था दूसरे वाला वो पहले वाले के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बाकी वाई और जेड में मूव नहीं कर रहा, तो उसके कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर टाइम की बात करूं तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज अपने को और मिली कि टाइम जो था आपका उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अलोंग। लेकिन जब हम लोग लाइट की वेलोसिटी के कंपेरिजन में जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से के हम लोग मूव करते हैं, या हमारा फ्रेम लाइट की स्पीड के कंपेरिजन में किसी स्पीड से मूव कर रहा है, तो टाइम जो है वो भी चेंज हो जाता है, यानी टाइम के अंदर भी चेंज आता है। तो टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वो होगा टाइम टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस का वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर का रूट, दैट इज इक्वल टू टी माइनस का वी एक्स बाई सी स्क्वेयर इंटू गामा। गामा जो है वो हमने केवल इक्वेशन को सोल्व मतलब थोड़ा सा छोटा रूप देने के लिए लिखा है। गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर का अंडर द रूट होता है, वापस पुट कर दीजिए, वही इक्वेशन बनेगी। तो ये आपके लोरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशन है। गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन के कंपेरिजन में हमको ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में यूज कर रहे हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या फिर गामा, या फिर हम लोग टाइम के बारे में बोले तो टी इज इक्वल टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में गामा, या फिर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। ये आपके, अब देखिए हमने जो है लोरेंट्ज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को इनवर्स में भी सीखा था। अगर मैं कहूं कि भाई इस फ्रेम में से इस फ्रेम को पार्टिकल को देखो, या फिर इस फ्रेम में बैठ के इसको देखो, तो क्या चेंज होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसके इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी देखे थे। तो वैसे इसके इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, वैसे इसके भी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्योंकि जब हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको
कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। हो सकता है कि उस फ्रेम से इसके लिए पूछ ले, इस फ्रेम से उसके लिए पूछ ले। तो हमको दोनों टाइप के जो ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए, इनवर्स वाले भी और आपके नॉर्मल वाले भी। उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। क्या करना है, फॉर इनवर्स लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना है, एक्स डैश इज रिप्लेस बाई एक्स, मतलब आपको जहां पे प्राइम वाले कोऑर्डिनेट थे वहां पे हमको नॉर्मल वाले जो एस वाले फ्रेम वाले लिखने हैं। मतलब एक्स डैश को रिप्लेस कर दो एक्स से, वाई डैश को रिप्लेस कर दो वाई से, और जेड डैश को रिप्लेस कर दो जेड से। मतलब जहां पे एक्स था वहां पे एक्स डैश कर दीजिए, जहां पे एक्स डैश था वहां पे एक्स कर दीजिए। लेकिन दूसरा अपने को चेंज क्या करना है, दूसरा चेंज अपने को करना है भाई, अच्छा टाइम का भी देख लो, टी डैश की जगह अपने को टी करना है। दूसरा अपने को क्या चेंज करना है, क्या बदलाव लेके आना है, जहां जहां पे सी लिखा है, जहां जहां पे सी लिखा है वहां पे माइनस सी लिखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस फ्रेम से देख रहा हूं, इस फ्रेम से देख रहा हूं इस वाले फ्रेम को, तो ये वाला जो फ्रेम है कहां जा रहा है, आगे की साइड में जा रहा है। अगर मैं इस वाले फ्रेम में खड़ा हूं तो मेरे लिए ये वाला फ्रेम रेस्ट पे हो जाएगा और मुझे ये वाला फ्रेम पीछे जाता दिखेगा। समझ रहे हो बात को। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो मुझे ट्रेन आगे की तरफ चलती दिखती है, अगर मैं ट्रेन पे खड़ा हूं तो मुझे ट्रेन आगे चलती नहीं दिखती बल्कि मुझे प्लेटफॉर्म पीछे चलता दिखता है। इसका मतलब यही कहानी यहाँ पे रिपीट हो रही है कि अगर हम लोग फ्रेम को चेंज करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इस फ्रेम से उसमें जा रहे हो तो ये फॉर्मूले, और इससे उसमें जाएंगे तो क्या होगा, एक तो आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यानी जब हमें इस फ्रेम से ये वाला फ्रेम सी स्पीड से आगे दिख रहा था, अब इस फ्रेम से ये वाला फ्रेम सी की स्पीड से पीछे दिखेगा ना, माइनस सी से दिखेगा। तो सी को रिप्लेस कीजिए माइनस सी से, और आपके जो बाकी जो एक्स डैश है वो एक्स से, मतलब हमारा फ्रेम अब ट्रेन है तो हम लोग ट्रेन के फ्रेम में कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले बनेंगे आपके x इज इक्वल टू, मतलब x डैश को रिप्लेस करना x से, x इज इक्वल टू आपका आएगा x डैश प्लस का vt, है ना, x डैश प्लस का vt। देखो मैंने माइनस सी को रिप्लेस कर दिया प्लस सी से, माइनस सी को रिप्लेस कर दिया प्लस सी से, और आपका जो x डैश को रिप्लेस कर दिया कहाँ से, x से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और बाकी जो है नीचे भी चेंज करना पड़ेगा अपने को, नीचे भी देख लेते हैं कुछ चेंज करना है नहीं करना है। यहाँ पे आएगा 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। देखिए नीचे जो है मैंने आपको c को माइनस सी से रिप्लेस तो किया है, लेकिन c का स्क्वायर है तो माइनस सी का स्क्वायर भी प्लस सी का स्क्वायर ही होता है, तो उसमें कोई खास चेंज आने वाला नहीं है। तो वो कैसा रहेगा बताओ, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, उसमें कोई खास ज्यादा चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये था आपका इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो x डैश प्लस का vt अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर और c स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं y डैश की बात करूं तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, y डैश, y को रिप्लेस करना y डैश से, y को करना y डैश से, उल्टा लिख दीजिए, z इज इक्वल टू आपका z डैश, ठीक है ना। अब आते हैं टाइम के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। अच्छा टाइम के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, t डैश की जगह यहाँ पे t करना है, तो t इज इक्वल टू t डैश प्लस का vx अपॉन में c स्क्वायर। मतलब x की जगह तो हमें x डैश करना है और t की जगह t डैश करना है, और c की जगह यहाँ पे करना है आपका माइनस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे c का स्क्वायर है तो नीचे c का स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में क्या है 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया है इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स के लोरेंट्ज के ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ऐसे जो है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में क्या करना है, चेंज करना, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सॉरी माइनस का ना, यहाँ पे माइनस का डाल, ठीक है। तो ये थे आपके इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हो जाएंगे ये वाले, कुछ नहीं करना था। x से अगर x डैश में जाना है तो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, अगर x डैश से x में जाना है तो हम क्या करेंगे, इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब जो है आपको जो है इसके ऊपर एक छोटा सा मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है वो सुनो अभी, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। लोरेंट्ज और इनवर्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस हमने सीखा है, ठीक है। अब हमें जो है अपनी स्पेशल थ्योरी में यही वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करने, गैलीलियो के ट्रांसफॉर्मेशंस हमको यूज नहीं करने हैं, वो केवल आपके स्मॉल वेलोसिटीज के लिए थे। वेलोसिटीज बहुत कम होती हैं तो ही हम लोग उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आगे के लिए जो हम लोग अब बात कर रहे हैं किसकी, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि मेरे को बोला कि भाई एक क्वेश्चन दे दिया x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये कोई भी मान लो, कोई भी किसी पार्टिकल की जो है पोजीशन किसी टाइम पे दे दी, टी टाइम के ऊपर दे दी और एक्स वाई जेड के अंदर, तो बोला कि ये बताइए कि ये जो पार्टिकल की जो पोजीशन है क्या ये मतलब इनवेरिएंट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो क्या मुझे वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, इसकी जगह मैं करता हूँ एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी प्राइम का स्क्वायर कर दीजिए। मतलब मैंने इसका क्या कर दिया है, इसका दूसरे फ्रेम में मैंने इसको ले लिया है, ठीक है ना। यानी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्म मुझे करना है, तो अगर एस फ्रेम में अगर ये वाली है तो मैंने इसको एस प्राइम फ्रेम में जो है लिख लिया है। ये वाला एस फ्रेम है, ये वाला एस डैश फ्रेम है, ठीक है ना। अब देखिए एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है, एक्स डैश फ्रेम का मतलब एक्स डैश की जो वैल्यू है वो हमने अभी अभी लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में सीखी थी कि एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है, बताओ। एक्स माइनस का वी टी का स्क्वायर अपॉन में कितना है 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स डैश की वैल्यू यही होती है, एक्स प्राइम की वैल्यू लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा साथ साथ में। प्लस में वाई डैश का स्क्वायर क्या होगा, वाई डैश की जगह तो मैं क्या करूंगा, वाई का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि वाई डैश इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में। सिमिलरली जेड डैश क्या होता है, वो भी जेड होता है, वो भी सेम रहेगा, इनटू माइनस का सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में सेम होती है, लेकिन टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस का वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर, और अपॉन में कितना है 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, और सारे का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। क्लियर बात। ये आपने क्या कर दिया, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अगर मैं अब इसको सोल्व करूं और अगर मुझे वही रिजल्ट मिल जाए तो मैं बोल दूंगा कि ये वाला इनवेरिएंट है। क्या है ये, इनवेरिएंट। तो कर दीजिए सोल्व। इसमें क्या है, ये वाला जो फ्रेम है ये चेंज नहीं हो रहे, तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को मैं एज इट इज पहले लिख देता हूँ। प्लस में यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे ये जो स्क्वायर कट के रूट से आ जाएगा, ये वाला यहाँ भी कट के आ जाएगा स्क्वायर से रूट, ठीक है ना। तो नीचे जो है आपका दोनों में एलसीएम सेम आएगा, तो 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दोनों में आ जाएगा। ऊपर आएगा आपका एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर, और माइनस में सी स्क्वायर टी माइनस का वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सी स्क्वायर टी माइनस का वी एक्स अपॉन में सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, इसको ओपन कर लीजिए स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आएगा आपका x माइनस का, इसको ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आपका वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2x वी टी माइनस सी स्क्वायर, ये आएगा आपका टी स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर सी की पावर 4 माइनस का 2t वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये हो गया आपका। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में इस कंप्लीट के नीचे रहेगा आपका 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाला, तो ये सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ये सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे माइनस की साइन के साथ में ये प्लस आएगा, और ये आपका सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म में एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बच गया। माइनस में यहाँ पे ये टर्म देखिए दोनों, इनमें टी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। चाहो तो इस माइनस को प्लस बना लो, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आएगा, चलिए जी वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही रख लीजिए, एक ही बात है, प्लस माइनस का जो साइन है वो बाद में देख लेंगे। अपॉन में क्या था, 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सेपरेटली लिख दीजिए ताकि ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाए, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस से जेड का स्क्वायर, ठीक है ना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस से जेड का स्क्वायर। प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ गया, प्लस में यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, वी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर, साथ में आएगा वी स्क्वायर, या फिर आप सी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस का वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, आप वन में फिर 1 माइनस का वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ गया है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा है आपका। अच्छा ये माइनस टी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आपका सी स्क्वायर
अगर हम लोगों ने पहले लिया है वी स्क्वायर बाद में लिया है तो यहाँ पे फिर माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है ना, ये माइनस का साइन रहेगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका वही फंक्शन आ गया जो पहले वाला था। इसका मतलब ये जो आपका गिवन कोई भी सिस्टम का कोई भी पोजिशन दी हुई है टाइम के साथ में, वो अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम देखें तो वो आपकी इनवेरिएंट है। कैसी है? इनवेरिएंट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। ये था आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तो सिमिलरली हम लोगों ने जो पहली एक प्रॉपर्टी हमने सीखी कि जो फंक्शन मैंने आपको दिया था वो वाला इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट है। वैसे ही अगर मैं आपको ये मानो कि एक साथ दो इवेंट हो रहे हैं, एक साथ दो इवेंट किसी फ्रेम में हो रहे हैं, तो उन दोनों इवेंट्स का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, x1 y1 z1 t1 माना मैंने यहाँ पे, दूसरा जो है वो आपका x2 y2 z2 t2 उसकी सिचुएशन है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस माइनस में c स्क्वायर यहाँ पे t2 माइनस t1 का स्क्वायर। या फिर मैं बोलूँ कि इसका अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं बोलता हूँ डेल्टा x प्राइम का स्क्वायर डेल्टा y प्राइम का स्क्वायर प्लस डेल्टा z प्राइम का स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर डेल्टा t का प्राइम। ये जो आपका जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं इसका लूंगा तो वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या होगा, इनवेरिएंट होगा अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम लोगों ने एक सिंगल इवेंट का हम लोगों ने प्रूव किया था, ऐसे ही ये दोनों प्रॉपर्टी आपको सीधा याद करनी, रट लेनी सीधी कि दोनों ही जो फंक्शन है वो आपके या तो दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं तो उनका कॉम्बिनेशन है, और या फिर आपका एक सिंगल इवेंट था वो भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ये वाला भी वैसे ही फॉर्मूला काम करेगा जैसे वो वाला कर रहा था, ठीक है। तो जब दो इवेंट्स आपके एक साथ होते हैं, दो इवेंट्स जब आपके एक साथ होते हैं तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला है जो है वो क्या बनता है आपका, डेल्टा आर स्क्वायर। डेल्टा आर स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, तीनों का जो है कॉम्बिनेशन मैंने एक में ही लिख दिया है। डेल्टा आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका डेल्टा आर डे स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी प्राइम स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब दोनों क्या रहते हैं, इनवेरिएंट रहते हैं, दोनों सेम रहेंगे। तो मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ सम इनर्शियल ऑब्जर्वर सेम्स टू इवेंट, ठीक है ना। कोई इनर्शियल ऑब्जर्वर है, मतलब इनर्शियल फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर है, वो दो इवेंट्स को एक साथ देख रहा है। इवेंट्स दे रखे हैं आपकी E1 एंड E2 एट सेम लोकेशन, मतलब दोनों की लोकेशन क्या है, सेम है। स्टार्टिंग में दोनों की लोकेशन सेम रहेगी, उसके बाद में इवेंट्स की लोकेशन सेम है। तो स्टार्टिंग में अगर मैं दोनों इवेंट्स का जो डिफरेंस देखूं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो क्या होगा, जीरो होगा, उसका डेल्टा आर जीरो होगा। बाद में कह रहा है बट एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 माइक्रोमीटर अपार्ट, ठीक है ना। दोनों जो इवेंट है वो 3 माइक्रोमीटर अपार्ट हो रहे हैं। अनदर ऑब्जर्वर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, एक दूसरा जो ऑब्जर्वर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो भी इनर्शियल फ्रेम में है। वो क्या कर रहा है, उसी इवेंट्स को देख रहा है एट 4 माइक्रोमीटर अपार्ट, उस इवेंट को देख रहा है जब वो कितने मीटर पे था, 4 माइक्रोमीटर पे था। देन डिस्टेंस बिटवीन द टू इवेंट्स इन दैट फ्रेम, तो उस आदमी के फ्रेम में, दूसरा जो ऑब्जर्वर है उसके फ्रेम में जो है दोनों इवेंट्स के बीच का जो है सेपरेशन क्या होगा, ऑप्टिकल जो डिस्टेंस है वो पूछिए इसने, उन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, ठीक है। तो हमको निकालना है। तो देखिए आपको डाटा गिवन है डेल्टा आर स्क्वायर। सबसे पहले देखिए डेल्टा आर का मतलब स्टार्टिंग में दोनों इवेंट एक साथ हुए थे तो वहां का पोजीशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये तो जीरो माइनस सी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। शुरू में जो आपका जो सेपरेशन क्या था, 3 माइक्रोमीटर था, तो यहाँ पे करेंगे 3 × 10 की पावर माइनस का 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद में डेल्टा आर स्क्वायर, ऑप्टिकल जो डिस्टेंस बाद में दूसरे वाले फ्रेम के लिए तो ये आपसे पूछी है, माइनस का सी स्क्वायर डेल्टा टी, उसको कितना लग रहा है दूसरे वाले ऑब्जर्वर के लिए 4 माइक्रोमीटर, तो 4 × 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे इसको, तो माइनस का सी स्क्वायर ये आ जाएगा 9 × 10 की पावर माइनस 12। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर × 16 × 10 की पावर माइनस का 12। उसके बाद में यहाँ पे बचेगा डेल्टा आर प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 10 की पावर माइनस 12 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचेगा 16 - 9 इज इक्वल टू डेल्टा आर प्राइम का स्क्वायर।
तो ये आएगा आपका 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू सी स्क्वेयर इज इक्वल टू डेल्टा आर प्राइम स्क्वेयर। डेल्टा आर प्राइम निकालना हो तो स्क्वेयर को हटा के यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा कितना, √7। कितना आएगा, √7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आएगा √3 और कर दीजिए इसके अंदर, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। यहाँ पे आएगा c का स्क्वायर तो c हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर होएगा 3 इंटू √7 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3 √7 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा डेल्टा आर का इतना सेपरेशन होगा उसके बीच का, माइक्रोमीटर, माइक्रो नहीं तो इसको हम लोग मीटर बोल देंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है दो अलग अलग इवेंट्स हो रहे हो तो उनके लिए जो आपको अगर पूछता है आपको, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। हमने आपको बता दिया कि इवेंट्स आपके क्या हो, दो हों, चाहे सिंगल इवेंट हो, जो आपका जो पोजीशन, आपका जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो होता है वो सारे क्या होते हैं, अंडर इनवेरिएंट होते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है ना। तो हमको इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ इसने कि हमारे पास में जो एक स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, एक स्पेस क्राफ्ट है और ये आपकी अर्थ है और यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट है जो यहाँ से छोड़ा जाएगा एट t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब ये छोड़ा गया था यहाँ पे तो टाइम हमने 0 मान लिया है। अर्थ का जो फ्रेम है उसको हम लोग स्पेस का उसको s फ्रेम मान रहे हैं और जो स्पेस क्राफ्ट का जो फ्रेम है वो s' फ्रेम मानेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बोलता है कि यहाँ से जो है ये रॉकेट चलेगा और रॉकेट मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद में यहाँ पहुँच गया है। जैसे ही वो किसी हाइट पे जाएगा तो वहां पे जाने के बाद में कुछ समय के पश्चात, कुछ टाइम के बाद में जो है, आपको दिख नहीं रहा होगा ऊपर से, है ना। इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम को नीचे बनाता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पे एक अर्थ मान लेते हैं, अर्थ का फ्रेम जो है वो S फ्रेम मान लीजिए और यहाँ पे एक स्पेस क्राफ्ट है और स्पेस क्राफ्ट जो है उसके अंदर एक घड़ी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, घड़ी रखी हुई है और इसके अंदर स्पेस क्राफ्ट के अंदर कुछ डिवाइस भी लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है स्टार्टिंग में क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लीजिए और आफ्टर सम टाइम जो है रॉकेट जो है वो क्या होगा, फायर किया जाएगा और कुछ टाइम के बाद मान लीजिए कि रॉकेट यहाँ पर है, ठीक है ना। कुछ टाइम के बाद मान लीजिए कि रॉकेट यहाँ पर है, उस टाइम पे यहाँ से रॉकेट क्या करता है, फायर करता है। क्या करता है, फायर करता है। फायर का मतलब एक लाइट जो है वेव्स, लाइट वेव जो है या फिर एक सिग्नल जो है वहां से क्या करता है, फायर करता है। तो पूछ रहा है तो हम लोग को क्या करना है, ये एक सिग्नल जो है वहां से यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा या फिर यहाँ से चला था उसके बाद कितने टाइम में यहाँ पहुंचेगा। और दूसरी बात ये पूछेगा कि जो ये घड़ी जो है इसके अंदर जब घड़ी यहाँ पे लगी हुई है तो उस घड़ी में क्या टाइम होगा, ठीक है। या फिर ये पूछेगा कि हमारी घड़ी के अकॉर्डिंग जो है उसका टाइम क्या होगा। बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब यही है कि घड़ी जो होती है, हमारी जो घड़ी है, हम अगर इस फ्रेम में है यानी हम अर्थ पे खड़े हैं, ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है, हमारी घड़ी जो हाथ में है उस घड़ी का जो टाइम है वो टाइम और उस घड़ी का जो टाइम है वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। ऐसा हम लोगों को अजीब लगता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ। जब हम लोग नॉर्मल लाइफ में जीते हैं तो जितनी भी घड़ियां हैं दुनिया की वो सारी की सारी एक साथ चलती हैं, उनके अंदर कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जैसे हम लोग रिलेटिविस्टिक टर्म की बात करते हैं यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर हम लोग जब जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी की जिक्र करते हैं, तो उस केस में जो है आपकी घड़ियां जो है वो एक्चुअल टाइम से थोड़ा सा आगे पीछे चलती है, उसके टाइम में चेंज आता है, ठीक है ना। जितना हम लोग फास्ट मूव करेंगे, जितना आपका स्पेस क्राफ्ट तेज भागेगा, उतना ही स्पेस क्राफ्ट वाली घड़ी उतनी ही कम चलेगी, स्लो हो जाएगी, यानी टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। यानी मूविंग क्लॉक्स आर रन्स स्लो, ये आपने सुना भी होगा कि भागती घड़ियां जो होती है वो धीरे चलती हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में है जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र कर रहे हैं, ये स्पेस क्राफ्ट है, ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से जा रहा है ऊपर, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि शुरू में जब ये चला था उस टाइम पे जो इसकी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, वो कितनी थी, 0.6 ऑफ सी, 0.6 ऑफ सी दे दिया इसने। मतलब इसकी जो स्पीड है लाइट की स्पीड के बराबर नहीं है, उसके अप्रोक्सीमेट दे रखा है, 0.6 सी दे रखा है, ठीक है। वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी उसकी स्पीड होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है पूछ क्या रहा है आपसे कि 1 घंटे के बाद में, ठीक है ना, इस फायर करने के ठीक 1 घंटे के बाद, मतलब आफ्टर टाइम कितना दे दिया, 1 घंटा। 1 घंटे के बाद में यहाँ से जब क्राफ्ट जो है यहाँ से वहां तक 1 घंटे के बाद पहुंचेगा तब वो सिग्नल को वहां से भेजेगा, ठीक है ना। अब देखो हमारी घड़ी में टाइम कितना था स्टार्टिंग में, 0। इस वाले का टाइम भी कितना था, 0 था, मतलब t डैश भी 0 था, t भी 0 था।
लेकिन जब ये 1 घंटे के बाद, तो ये 1 घंटा जो ये हमारी वाली घड़ी के अकॉर्डिंग है, ये वाला हमारी वाली घड़ी के अकॉर्डिंग है, 1 घंटे के बाद में ये सिग्नल को क्या करता है, पास कर रहा है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा इसने कि भाई धरती की जो घड़ी है हमारी, उसके अनुसार सिग्नल कब भेजा गया था। भाई हमारी वाली घड़ी के अकॉर्डिंग उसने सिग्नल कब भेजा, इसने जो है अपनी ये जो टाइम है ये इसका दिया हुआ है कि स्पेसक्राफ्ट ने जो है 1 घंटे के बाद में अपनी घड़ी के हिसाब से सिग्नल को भेज दिया। तो हमारी घड़ी के अकॉर्डिंग जो है, हमारी फ्रेम के हिसाब से, हमारी घड़ी के हिसाब से सिग्नल कब भेजा गया था, ठीक है ना। तो हमें पहला क्वेश्चन जो है यही निकालना है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच signal is transmitted according to अर्थ फ्रेम मतलब हमारी जो घड़ियां जो है, अर्थ पे जो घड़ियां होती हैं, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमको बताना है कि वो सिग्नल जो है वो कब भेजा गया था, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग को क्या करना है, हमारी वाली के हिसाब से उसके बतानी है ना, हमारे वाले फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, हमारी वाली घड़ी के हिसाब से। तो मतलब हम लोग उस फ्रेम में चले जाते हैं, उस फ्रेम से हम लोग इसका टाइम बताएंगे। तो हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है लॉरेंट्ज का, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, हमें उल्टा चलना है, ठीक है। तो इनवर्स लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको याद है तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x इक्वल टू क्या होता है, x डैश से, है ना, माइनस में क्या होता है vt इंटू क्या होता है बताओ, गामा होता है ना। x इक्वल टू एक्स डैश प्लस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और t की जगह t डैश हो जाएगा, इंटू कितना है गामा कितना होता है 1 माइनस का v स्क्वायर बाई c स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये आपका x का कोऑर्डिनेट हो गया है। अच्छा हमको एक तो x का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक टाइम का कोऑर्डिनेट भी निकल लेते हैं। टाइम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, t इज इक्वल टू टी डैश प्लस में वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट, ठीक है ना। टी डैश प्लस का वी एक्स का डैश अपॉन में सी स्क्वायर इंटू में गामा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, टाइम पूछा इसने कि भाई कितने टाइम के बाद में, अकॉर्डिंग टू अर्थ वाली घड़ी के अकॉर्डिंग कितने टाइम के बाद में वो दिखेगा, तो हमें ये टाइम बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला टी हो गया, हमें ये टाइम बताना है। तो आपको टी डैश तो गिवन है, तो यहाँ पे आएगा टी इज इक्वल टू टी डैश का मतलब जो आपकी स्पेसक्राफ्ट की घड़ी के अनुसार टाइम कितना, 1 घंटे के बाद बताना है। प्लस में लिखा है यहाँ पे वी इंटू वी, यहाँ पे स्पीड कितनी बताओ, वी इंटू एक्स डैश फ्रेम कितना है बताओ, एक्स डैश की वैल्यू कितनी होगी बताओ। अब आपको पता है इस बात का कि यहाँ पे ये जो टर्म है एक्स डैश ये कितनी रहेगी, चेंज नहीं होगी, यहाँ पे टर्म कितनी रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन में सी का स्क्वायर, और अपॉन में कितना है 1 माइनस का, यहाँ पे जो टर्म है आपकी 1 प्लस वी एक्स डैश अपॉन में सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है आपके ये अपने को निकालनी है। अच्छा अब देखो एक बात देखो यहाँ से रॉकेट से जब सिग्नल भेजा गया है तो रॉकेट के फ्रेम के हिसाब से एक्स डैश कितना होना चाहिए, वो तो 0 होना चाहिए ना भाई। रॉकेट के अंदर ही हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं उस फ्रेम से, तो जिस फ्रेम में हम लोग हैं उसी फ्रेम से उस फ्रेम का जो डिस्टेंस का जो पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वहां से तो 0 ही कोऑर्डिनेट रहेगा। अगर हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होते तो हमें ये डिस्टेंस ही होती है, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, एक्स डैश ये 0 होते ही क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 प्लस का 0, ठीक है ना। अच्छा अपॉन में कितना है, ये वाला कितना है, गामा हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ये वाला 1 प्लस का 0 और अपॉन में कितना है गामा, ठीक है ना, गामा। अच्छा ये वाला कितना आएगा 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर का रूट, ठीक है। मैं नीचे वाली टर्म तो 0 हुई नहीं है, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस का समथिंग, ये वाली टर्म 0 हो गई क्योंकि एक्स डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि हम इस फ्रेम में हैं। अपॉन में 1 माइनस का वी स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। अच्छा आप बताओ 1 अपॉन में 1 माइनस का वी स्क्वायर, वी कितना है बताओ स्पेसक्राफ्ट का 0.6 सी, तो 0.6 का स्क्वायर तो कितना आएगा बताओ 0.36 इंटू सी का स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर, सारे का रूट आएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। हमारे यहाँ पे बच्चा t इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस ये आएगा 0.36
और 1 में से 0.36 लेस करेंगे तो कितना आएगा 0.64 आ जाएगा, और 0.64 का रूट कितना होता है 0.8 होता है, ये आएगा आपका 10/8, ये आपका आएगा 5/4, दैट इज इक्वल टू 1.525 आवर्स। यानी जो टाइम जो है आपको घड़ी की अर्थ वाली जो घड़ी है उसके अकॉर्डिंग हमको ये सिग्नल जो है ये कब अपने को सिग्नल मिलेगा, सिग्नल कब भेजा गया था ये पूछा है, सिग्नल कब भेजा गया था 1.25 आवर घड़ी की मतलब अर्थ की घड़ी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमारी घड़ी तेज चल रही है और उसकी घड़ी क्या चल रही है, धीरे चल रही है। उसने 1 घंटे में छोड़ा था, हमारी वाली 1.2 आवर में। इसका मतलब हमारी वाली घड़ी तेज चल रही है, जो चीज तेज भाग रही है वो धीरे चलती है। तो स्पेस क्राफ्ट तेज चल रहा था, उसकी घड़ी धीमे चल रही है। अर्थ हमारी रेस्ट फ्रेम है तो इसकी घड़ी क्या चल रही है, धीरे तेज चल रही है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया आपका टाइम। अब पूछ रहा है सेकेंड क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि भाई सिग्नल जो है वो कब पहुंचा। भाई यहाँ से भेजा सिग्नल, मतलब वहां से सिग्नल उसने भेजा, तो सिग्नल यहाँ पे कब पहुंचा कब। एक तो ये वाला पूछा था इसने कि कब भेजा गया, कितने टाइम पे भेजा गया, तो 1.2 आवर्स के बाद में रॉकेट यहाँ से चला, तो 1 घंटे के बाद इसने रॉकेट ने अपने टाइम के हिसाब से छोड़ा है। घड़ी के अर्थ वाली घड़ी है उसके हिसाब से जो है वो सिग्नल आपका 1.2 आवर्स के बाद में भेजा गया था। अब वहां से सिग्नल छोड़ दिया गया 1.2 आवर के बाद में, तो टी डैश तो आपका 1 आवर है और टी आपका कितना होगा 1.2 आवर हो गया। अब वहां से छोड़ने के बाद अर्थ पे कितनी देर में पहुंचेगा, घड़ी आपकी अर्थ वाली लेनी है कि अर्थ की घड़ी के अकॉर्डिंग वो कितने कब पहुंचेगा नीचे, तो वो वाला टाइम आपको पहुंचने का टाइम पता है और ऊपर जाने का टाइम तो हमको पता ही था कितना था 1.25 आवर्स। फिर हम लोग टोटल टाइम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अर्थ की घड़ी के अकॉर्डिंग सिग्नल कब पहुंचा नीचे, वापस अर्थ पे कब पहुंचा, तो अब हमको टाइम निकालना है। अब आप एक बात बताओ कि टाइम निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड चाहिए। तो स्पीड तो मुझे पता है, जब लाइट का सिग्नल भेजा तो लाइट की स्पीड तो कितनी होती है 3 × 10⁸। लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ होती है, तो स्पीड तो पता है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस। अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो मुझे स्पीड और डिस्टेंस चाहिए, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो पहले मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना भाई 1.25 यानी 1.25 आवर्स जो है अकॉर्डिंग टू अर्थ यहाँ से वहां तक जाने में इसको लगते हैं। तो जब अपने को यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, सिग्नल वहां पे इस रॉकेट का पहुंचने का टाइम पता है और स्पीड भी पता है इसकी, तो मैं डिस्टेंस तो निकाल सकता हूँ, है ना। तो डिस्टेंस मैं पहले इस फॉर्मूले से क्या करता हूँ, निकाल लेता हूँ। तो डिस्टेंस बताओ क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस में लगाता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 0.6c, ये स्पीड से जा रहा है रॉकेट, इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लिया बताओ 1.25 आवर। ये सब घड़ी कौन सी ले रहे हैं हम लोग, अर्थ वाली घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम बता रहे हैं। अगर मैं रॉकेट वाली घड़ी के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे 1 आवर आएगा। तो मुझे तो घड़ी जो है अर्थ वाली से ही सवाल पूछा गया है, तो मैं इसी वाली घड़ी के लिए निकाल रहा हूँ। तो इसकी घड़ी के लिए मैं डिस्टेंस निकालूंगा ताकि इसी घड़ी के लिए मैं वापस आने का टाइम भी निकाल पाऊँ, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मेरा इतना हो गया, ये वाला 0.6c इंटू 1.25 आवर्स, ठीक है। तो ये वाला जो है मेरे पास में आ गया, मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो ये वाला आ गया 0.75c आवर, ठीक है ना। 0.5c को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ और आवर पीछे लगाए रखा 0.75c आवर्स, यानी ये आपका सीओ जो है मीटर पर सेकंड में आती है वो आवर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये डिस्टेंस आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, भाई 1.25 आवर में रॉकेट यहाँ पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस पे पहुंच गया। जब डिस्टेंस मुझे पता चल गया और उस लाइट की स्पीड मुझे पता है तो मैं टाइम तो निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे निकालना है टाइम टेकन टू रीच द सिग्नल एट अर्थ, कि अर्थ पे सिग्नल कब पहुंचा। तो टाइम के लिए वही आएगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में क्या आएगा, स्पीड आएगा, है ना, या फिर उल्टा आएगा, स्पीड अपॉन में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, स्पीड अपॉन में डिस्टेंस। तो स्पीड अपने कितनी होती 3 × 10⁸ अपॉन में कितनी होती 0.5ch 0.75 कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा आपका, टाइम आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस बताओ कितना है 0.5ch अपॉन में 3 × 10⁸ 3 × 10⁸। अब 3 × 10⁸ को मैं c पुट कर दूं तो c रख दीजिए, c से c कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.75 आवर्स, है ना। यानी सिग्नल को रॉकेट से सिग्नल छोड़ा गया तो उसे वापस अर्थ पे पहुंचने में अकॉर्डिंग टू अर्थ क्लॉक घड़ी जो अर्थ वाली घड़ी के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा 0.75 जो है आवर्स लगा है।
अब अगर आपसे पूछे कि भाई स्टार्टिंग में जब रॉकेट चला था उसके कितने टाइम के बाद, अकॉर्डिंग टू अर्थ क्लॉक जो है कितने टाइम के बाद में सिग्नल सुनाई देगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम निकाल देंगे। तो टोटल टाइम मतलब यहां से वहां तक जाने में कितना टाइम लगा बताओ, 1.25 आवर तो ऊपर जाने में लगा इसको, और इतने टाइम के बाद में फिर उसने सिग्नल को छोड़ा तो सिग्नल वापस आने में कितना टाइम लगा, 0.75 आवर लगे, तो टोटल लग गया आपका 2 आवर्स। ठीक है ना। तो ऐसे जो हम लोगों को ये क्वेश्चंस करने थे, जब भी आपसे बोला जाए कि कौन से फ्रेम से कौन से का पूछा है तो उसी फ्रेम के हिसाब से डील करना है। अगर मैं सारा काम अगर मैं उस फ्रेम से पूछूं कि भाई रॉकेट वाली घड़ी के अकॉर्डिंग जो है बताऊं, तो मैं टाइम वो है आपका 1 आवर लेता, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें कौन से लगाता, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाता। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है। अगर मैं इस फ्रेम में हूं तो इस फ्रेम के लिए मेरा जो एक्स डैश यानी एक्स प्राइम आएगा वो 0 क्यों आएगा, क्योंकि मैं जिस फ्रेम में बैठा हूं उसी फ्रेम से मुझे डिस्टेंस नापनी है, तो वो फ्रेम तो मेरे पास है ही, उसी फ्रेम में मैं हूं, उसी फ्रेम में कोई इवेंट हो रहा है तो उससे मेरा डिस्टेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसलिए मैंने एक्स डैश को 0 माना है, ये टर्म 0 कर दी थी, 1/समथिंग करके मैंने कैलकुलेट किया है। स्पीड आपको रॉकेट की आपकी पता है, कांस्टेंट स्पीड से आपका जो है रॉकेट मूव कर रहा है। इनर्शियल फ्रेम जो होगा उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा 0.6 से, तो ही आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम कर पाएगी। तो ये था आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बातें करेंगे टाइम डायलेशन की। ठीक है ना, एक बहुत ही नई चीज हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, टाइम डायलेशन की, और फिर उसके बाद में लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रैक्शंस और आगे की चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो आप जुड़े रहिए। जैसे ये लेक्चर्स खत्म होंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस जो है पुराने जो भी क्वेश्चन से CSIR नेट में आए हुए क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। अगर हमको लगेगा कि हम लोग ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। STR जो है इतनी ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है जितनी हम लोग बच्चे लोग जो है इसको माइंड में बना लेते हैं कि भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट समझ नहीं आता, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मतलब अटपटा सा है, चीजें जो है अपने को माननी ज्यादा पड़ती हैं। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर अगर हम लोग जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है इमेजिनेशंस भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते उन चीज़ों को हम लोग जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा उनके साथ में सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं है, और इसमें से क्वेश्चन आपको श्योर मिलता है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करें कि अगर अपने को 3 या 5, 3.5 नंबर का या 5 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता तो अपने को रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है ना, क्योंकि अपने को आउट ऑफ 200 अगर अपने को 70 या 80 मार्क्स लाने होते हैं तो इसके लिए हम लोगों को एक एक जो है स्ट्रेटजी जो है अपने को एक क्वेश्चन की बनानी पड़ेगी, एक टॉपिक की बनानी पड़ेगी कि मुझे मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करना ही करना है, मुझे कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन करना है, मुझे लाप्लास का क्वेश्चन करना है, मुझे STR का क्वेश्चन करना है। ऐसे आपको पार्टिकल फिजिक्स बहुत आसान होती है, पार्टिकल फिजिक्स में आपने को थियोरेटिकल होता है सब कुछ, वहाँ पे क्वेश्चंस करना बहुत ईजी होता है। अगर आप टैकल कर पा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा नंबर की आती है, न्यूक्लियर और पार्टिकल। तो इस तरह की चीज़ें अगर करके हम लोग स्ट्रेटजी से काम करेंगे तो CSIR नेट का एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।